हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री से चैप्टर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यहाँ पे मुद्रण का क्या अर्थ है आपको पता है? मुद्रण का अर्थ यहाँ पे मुद्रा से नहीं है, यहाँ पे मुद्रण का अर्थ है छपाई यानी प्रिंटिंग से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस अध्याय में हम मुद्रण के इतिहास को देखेंगे। मुद्रण यानी छपाई के इतिहास को देखेंगे, वो कैसे आया, पहले क्या होता था और जब छपाई आ गई तब क्या हुआ, और ये कैसे पूर्वी एशिया से शुरू होकर ये कैसे यूरोप और भारत में भी फैल गया। और हम ये भी देखेंगे कि जो मुद्रण की टेक्नोलॉजी है उसके प्रसार और जो प्रभाव है उसको सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जब मुद्रण की तकनीक आई तो उसके प्रसार से जो दैनिक जीवन था उसको बदलाव, दैनिक जीवन में क्या क्या बदलाव आए उसको जोड़कर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगी। इस पिक्चर में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बोला जा रहा है और फिर उसको लिखा जा रहा है। तो पहले क्या होता था ना कि किसी भी कहानी को या पाठ को ना पहले बोलकर और फिर उसको लिखवाया जाता था। और यहाँ पे देखिए जैसे पेंटिंग बनाई जाती है, फिर बाद में उसकी पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, पहले बोलकर लिखवाया जाता है और फिर उसकी पेंटिंग बनवाई जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम के लोग कितने ज्यादा कलाकार होते थे, उनके हाथ में कितनी कला होती थी, राइट। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में किस तरह बोलकर और उसको लिखवाया जा रहा है, फिर पेंटिंग बनवाई जा रही है, उसकी ड्राइंग बनवाई जा रही है। और पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जब पुस्तक निर्माण की अगर हम बात करें, तो पुस्तक निर्माण में सुलेखन मतलब जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर होती थी, अच्छे से जो लिख सकता था और जो चित्रकारी अच्छे से कर सकता था, उनका ना बहुत ज़्यादा महत्व होता था। उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उनको बहुत महत्व मिलता था, ठीक है? और जब आप क्या सोच सकते हैं आप कि जब छापाखाना आ गया होगा, तब इन कलाओं का क्या हुआ होगा? सोचिएगा ज़रूर। हम आगे देखते हैं। उस ज़माने में किस तरह की किताबें छापी जाती थी? क्या आप सोच सकते हैं? तो उस समय में अगर हम चीन की यहाँ पे बात करें तो एक लंबे समय तक जो चीन था ना वहां पर ना राजतंत्र ही छपे थे। मतलब जो राजतंत्र होता था ना वहीं पे छपे हुए थे। और जो सामान का सबसे बड़ा उत्पादक भी वही था। राजतंत्र में ही छपता था चीन के राजतंत्र में, और वही उत्पादक भी करता था उसका, ठीक है। और चीन में क्या था ना, प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। उस टाइम चीन में क्या होता था ना, जितना भी प्रशासन रिलेटेड तंत्र होता था उनका, उसमें सिविल सर्विसेज जिसको हम यूपीएससी का एग्जाम कहते हैं इंडिया में, उस परीक्षा के द्वारा ना वहां पे उनको भर्ती करवाया जाता था चीन में, ठीक है। और इसी परीक्षा के लिए जो चीन होता था ना, उसका राजतंत्र था बहुत बड़े पैमाने पर जो पाठ्य पुस्तकों को छपवाता था, ताकि जो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इस को पढ़े, इस बुक को, इसलिए वो ज्यादातर पाठ्य पुस्तकों को इनकी वजह से छपवाते थे, ठीक है। पर जब 16वीं सदी आया तो इस परीक्षा में क्या हुआ ना, शामिल होने वाले जो उम्मीदवार थे उनकी संख्या जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए क्या हुआ, किताबों की छपने की रफ्तार भी बढ़ गई, राइट। तो इस प्रकार कुछ पहले के टाइम पे छपाई हुआ करता था। अब हम देखते हैं कि जापान में आखिर छपाई कैसे आई। तो अगर हम बात करें तो प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 768 से 770 ईस्वी के आसपास जापान लाया था। सोच सकते हैं आप कितने पहले। और जब बौद्ध धर्म की किताबें डायमंड सूत्र, जो बौद्ध धर्म की बहुत फेमस किताब है डायमंड सूत्र, जो कि 868 ईस्वी में छपी थी, जो को जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। अगर हम जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब की माने तो वो होता है हमारा डायमंड सूत्र, जो कि बहुत पुराना किताब है जापानी भाषा में, ठीक है। और उस समय क्या होता था, जो पुस्तकालय और जो किताबें होती थी उनकी दुकानों में ना हाथ से छपी हुई किताबें और अन्य सामग्रियां भरी होती थी। उस टाइम क्या होता था, छपा खाना आया नहीं था, तो उस समय जितने भी पुस्तकालय, लाइब्रेरीज एंड ऑल होते थे, वहां पे ना जो हाथ से छपी हुई किताबें होती थी वो और उनसे जैसी अन्य सामग्रियां जो होती थी वो वहां पे रखी हुई होती थी। और जो किताबें होती थी वो कई विषयों पर उपलब्ध थी, जैसे कि महिलाओं के संगीत साजो, संगीत और जो भी साजो सामान होते हैं, और हिसाब से रिलेटेड, चाय के अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी हुई, इन सभी टॉपिक्स पे अलावा जो थे किताबें वो उपलब्ध होती थी कई सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार जापान में छपाई आया। अब हम देखते हैं गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, तो ये क्या था ना, योहान गुटेनबर्ग के पिता
व्यापारी थे। जो गुटेनबर्ग जी थे, उनके पिता क्या थे? एक व्यापारी थे। और इसी वजह से क्या हुआ था ना, वे खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़े हुए थे, क्योंकि उनके पिता जो थे व्यापारी थे, तो उनके पास बहुत बड़ा रियासत था जहां पर वो पल पल बढ़कर बड़े हुए थे। ठीक है। और वह ना बचपन से ही तेल और जितने भी जैतून पेरने की भी जो मशीन होती थी ना, उनको देखते हुए आए थे, क्योंकि उनके पिता व्यापारी थे। और बाद में क्या होता है ना, उनसे पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी। उन्होंने क्या किया बाद में? पत्थर पर पॉलिश कैसे करी जाती है उसकी कला सीखी। और फिर सुनारी भी काम सीखा उन्होंने। फिर अंत में उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया कि शीशे से जितनी भी इच्छित आकृतियां होती है, उनको उनको जितनी भी इच्छा थी शीशे से रिलेटेड, तो वो शीशे से रिलेटेड जितनी भी आकृतियां होती थी, उसको बनाने में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी। ठीक है। और फिर उनके ज्ञान और जितना भी अनुभव था ना, उसके इस्तेमाल से उसने क्या किया? अपने नए आविष्कार में किया। उनके पास जितना भी ज्ञान था, उन्होंने कई चीजें देखी, मशीनों को देखा, पत्थर को पॉलिश करना सीखा, सुनारी सीखी, और उन्होंने शीशे में आकृतियां बनानी सीखी। तो उनके पास जितना भी ज्ञान था, अनुभव था, उन्होंने उसका इस्तेमाल ना एक नए आविष्कार में किया। जैसे जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी। जब प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम आदर्श बने, तो जब सबसे पहले जो जैतून प्रेस आई थी, यही जो थी वो प्रिंटिंग प्रेस का आदर्श बनी थी। ठीक है। और साँचे का उपयोग जो है वो अक्षरों की धातुएं आकृतियों को गढ़ने के लिए किया जाता था। जो अक्षर होते थे ना, उनको ना धातु की जितने भी आकृतियां होती थी, उसको गढ़ने के लिए अक्षरों का उपयोग किया जाता था। ठीक है। अक्षरों को गढ़ने के लिए धातुओं की आकृतियों का उपयोग किया जाता था। तो ये था गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट हम देखते हैं मुद्रण क्रांति और उसका असर। जब मुद्रण क्रांति हुई तो उसका क्या असर हुआ? तो छापे खाने के आने से क्या हुआ ना, एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई में लगने वाली जितनी भी लागत थी, श्रम थी, वो कम हो गया। और छपाई से क्या हुआ? किताबों की कीमतें भी गिर गई, क्योंकि छपाई पहले क्या होता था, बहुत लंबे टाइम में एक किताब लग जाता था छपने में। पर जैसी छपाई आई तो बहुत कम टाइम में ही छपाई जो हो जाती थी एक किताब की, और फिर उसकी कॉपीज भी हो जाती थी। तो इस वजह से क्या हुआ, उन किताबों की जो कीमतें गिर गई, और नए पाठक वर्ग का भी पैदा हुए, नए पाठक वर्ग उभर कर आने लगे। ठीक है। और ये क्या हुआ कि जब बाजार में किताबों से पट गई और पाठक वर्ग भी बेहतर हो गए, मतलब किताबों की कीमतें गिर गई, तो किताबें भी और ज्यादा बनने लग गई, और जो पढ़ने वाले लोग थे वो भी और ज्यादा होने लग गए। ठीक है। और जब मुद्रण क्रांति आया, तो उसके कारण पहले जो जनता श्रोता थी, वह अब पाठक में बदल गई। तो पहले क्या होता था, जिनको पढ़ने नहीं आता था, उनको ना सिर्फ पहले सुनाया जाता, कोई सुना रहा था तो कोई सुनता था, तो पहले ऐसे होता था। परंतु जब मुद्रण क्रांति आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सारे पाठक में बदल गए, मतलब अब सब पढ़ने लग गए थे, सभी किताबों को पढ़ने लग गए थे। ठीक है। और अब क्या हुआ, जो किताबें थी वो समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच गई थी। जितने भी तबक थे, तबके होते थे समाज में, उन सभी तक जो किताबें थी वो पहुंच गई थी। तो ये थी मुद्रण क्रांति और उसका असर। बेसिकली मुद्रण क्रांति मतलब जब छपाई आई, तो इतनी स्पीड में, इतनी ज्यादा मात्रा में हुई, तो उससे क्रांति की तरह आ गया। राइट। नेक्स्ट हमारा कि धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का डर। प्रिंट के आने के बाद धार्मिक विवाद भी हुए और प्रिंट का डर भी था। वो कैसे, हम देखते हैं। तो क्या था ना कि अधिकांश लोगों को ये डर था कि अगर मुद्रण पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो जो विद्रोही है और जो अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। मतलब जितने भी इनका ऐसे हो रहा था ना कि मुद्रण की वजह से ज्यादा किताबें छपने लग गई थी, तो लोगों को ये डर लग रहा था कि अगर इसको रोका नहीं या इस पे नियंत्रण नहीं रखा गया, तो जो भी जिसका विद्रोह करते हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, विद्रोही की संख्या बढ़ जाएगी, और जो अधार्मिक विचार है वो पनपने लग जाएगी। जो अधार्मिक विचार रखने वाले लोग होते हैं वो भी पनपने लग जाएंगे। राइट। तो फिर क्या होगा, जब धर्म सुधारक जो मार्टिन लूथर किंग थे, उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से कैथोलिक चर्च की जितनी भी कुरीतियां थी उसका वर्णन किया। तो उस टाइम में जो मार्टिन लूथर किंग थे ना, उन्होंने क्या किया, कैथोलिक जो चर्च हुआ करते थे उनकी जितनी भी कुरीतियां होती थी उसका वर्णन किया। जिससे क्या हुआ, धर्म सुधर सके। इनको धर्म सुधारक कहा गया था, मार्टिन लूथर किंग को। ठीक है। और टेस्टामेंट में लूथर के के कारण क्या हुआ, चर्च का विभाजन हो गया। उनके तजुर्मे जितने भी, उसके कारण क्या हुआ, जो चर्च था उसका विभाजन हो गया। एवं और
टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हो गई। इस वजह से क्या हुआ, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो धर्म सुधार की शुरुआत हो गई, धर्म सुधारकों की शुरुआत हो गई। ठीक है। और फिर धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म विद्रोही जितने भी होते थे उनको सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इंक्विजिशन आरंभ किया। उन्होंने क्या किया, एक इंक्विजिशन आरंभ कर दिया जिससे क्या हो सके, जो धर्म विद्रोही है उनको सुधारा जा सके। किसने किया था, रोमन चर्च ने। ठीक है। और फिर 1558 में क्या हो गया था, जो रोमन चर्च थे, चर्च होता था, उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध किताबों की सूची प्रकाशित की कि ये जो किताब है इन पे प्रतिबंध लग चुका है, इसको कोई नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने एक सूची प्रकाशित कर दी कि ये किताबें जो हैं वो प्रतिबंधित हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या प्रिंट जब टेक्नोलॉजी आई तो उसमें क्या सारी चीजें परफेक्ट थी, बाद में उसके सुधार की जरूरत पड़ी थी, तो कौन से अन्य सुधार हुए उसमें, अब हम वो देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क के जितने रिचर्ड एम हो थे ना, उन्होंने क्या किया, 19वीं सदी के मध्य तक जितनी भी शक्ति से चलने वाला जो बेलनाकार जो प्रेस था उसे बना लिया था उन्होंने। क्या करते, पावर से जो चलता था उस प्रेस को बना लिया था। और इस प्रेस से क्या हुआ था, 1 घंटे में 8,000 पेज छापे जा सकते थे। आप सोच सकते हैं उस टाइम के लिए स्पीड कितनी ज्यादा थी कि एक ही घंटे में 8,000 पेज छप सकते हैं। और फिर जब 19वीं सदी हुई तो उसके अंत में क्या हुआ ना, ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो गई। ऑफसेट प्रिंटिंग भी आ गई उसके बाद। और फिर ऑफसेट प्रिंटिंग से क्या हुआ, एक ही बार में 6 रंगों में छपाई की जा सकती थी। और बेसिकली ऑफसेट की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग कलर्स के सारा एक ही बार में 6 रंगों के द्वारा छपाई की जा सकती थी। ठीक है। और फिर जब 20वीं सदी आई तो उसके आते आते क्या हुआ, बिजली से चलने वाले जितने प्रेस भी थे वो भी इस्तेमाल में आने लग गए। और इससे क्या हुआ, जो छपाई था उसमें काम में तेजी आ गई। और इसके अलावा जो प्रिंट की टेक्नोलॉजी थी उसमें कई अन्य सुधार भी हुए। तो देखा आपने पहले कैसे 1 घंटे में 8,000 पेज छपते थे। फिर उसके बाद अन्य कलरों के द्वारा ऑफसेट प्रिंटिंग का विकास हुआ जिसकी वजह से 6 रंगों की छपाई हो सकती थी। और फिर जब 20वीं सदी आई तो उससे बिजली से चलने वाला जितना प्रेस था उसका भी इस्तेमाल होने लग गया। तो इस प्रकार जो टेक्नोलॉजी थी उसमें अन्य सुधार भी हुए। और सभी सुधारकों का जो सामूहिक सार था वो हुआ। और जितने भी सुधार हुए उसका सामूहिक सार हुआ। और जिससे छपी हुई जो सामग्री थी उसका रूप ही बदल गया। पहले क्या नॉर्मल प्रिंट हो रहा था, फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई तो जितनी भी छपी हुई सामग्रियां थी ना उनका रूप ही चेंज हो गया एक तरह से। हर चीज कलर भी आ गया और बिजली से चलने भी लग गया, स्पीड भी बढ़ गई। तो इस वजह से क्या हुआ, प्रिंटिंग जितनी भी चीजें थी उनकी रूप जो था वो बदल गया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अभी तक हमने देखा कैसे जापान में प्रिंटिंग आया, चीन में कैसे आया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में मुद्रण जो है वो कैसे आया और किस प्रकार जो भारत है उसमें मुद्रण का संसार एक तरह से बन गया। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो भारत में क्या होता है ना कि संस्कृत, अरबी, फारसी, अनेक तरह से जो होते हैं ना, वो सुनने श्रोताओं की बात करें या पढ़ने वालों की बात करें तो वो अनेक तरह के होते हैं। अनेक भाषाओं को समझने वाले, पढ़ने वाले होते हैं, राइट। तो उनको सुनने वाले भी जो थे वो बहुत तरह के अलग अलग भाषाओं के थे भारत में। ठीक है। और भाषाओं में क्या था ना, हस्तलिखित पांडुलिपियां जो हैं वो पुरानी और समृद्ध परंपरा जो थी वो पांडुलिपियों तक थी। तो अगर हम बात करें पांडुलिपियों की तो पांडुलिपियां ने एक बहुत पुरानी किताबें हुआ करती थी, आप ऐसा कह सकते हैं, जिनको ना हाथों के द्वारा लिखा जाता था। ठीक है। और जो पांडुलिपियां होती थी ना वो ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने जो कागज होते थे ना उस पर नकल कर कर बनाई जाती थी। पांडुलिपि बेसिकली हाथों से लिखी जाती थी। और उनकी उम्र जो होती थी ना बढ़ाने के विचार से क्या हुआ, उन्हें जिल्द या तख्तियों में बांध दिया जाता था। क्योंकि बेसिकली उनको पत्तों पर, ताड़ के पत्तों पर या कागज पर नकल करके उतारा जाता था तो वो लंबे समय तक टिक सके, इस वजह से ने उनको तख्तियों में बांध दिया जाता था ताकि वो लंबे समय तक टिक सके, राइट। और फिर पूर्व औपनिवेशिक काल जब आया तो उसमें बंगाल जो था उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी प्राथमिक पाठशालाएं होती थी और उनका जो बड़ा जाल था, वो विद्यार्थी जो थे ना वो आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। क्योंकि पहले के टाइम पे जितने भी विद्यार्थी हुआ करते थे आमतौर पर ज्यादा किताबें पढ़ते नहीं थे। एक तो पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी और उनका लॉन्ग टाइम वो नहीं रह सकते थे। ठीक है। और इसीलिए क्या होता था, उस टाइम के विद्यार्थी आमतौर पर ज्यादा किताबों को नहीं पढ़ते थे, पढ़ते थे। फिर भी उसके बावजूद वो साक्षर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके जो गुरु जी होते थे ना वो उनके याददाश्त में जो जो चीजें होती थी वो उनको किताबें जो होती थी वो सुनाते थे। उनके याददाश्त में जितनी भी किताबें होती थी वो गुरुजी उनको सुनाते थे और विद्यार्थी ना उन्हें सुनते थे
और उन्हें सुनकर ना लिख लेते थे। और इस तरह क्या होता था, जो कई सारे लोग थे ना, बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। उन्होंने पर्सनली तो कोई किताब पढ़ी नहीं होती, तो उनके गुरुजी जो उनकी याददाश्त के द्वारा किताबें सुनाते थे, वो उनको लिख लेते थे और इस तरह वो ना साक्षर बन जाते थे। तो कुछ ये कहानी थी भारत में मुद्रण संसार कैसे था, हमारा मुद्रण का संसार। तो कई भाषाओं में छपती थी, पांडुलिपियां छपती थी, और पांडुलिपियां लंबे समय तक टिक नहीं सकती थी। तो उस टाइम क्या होता था ना, विद्यार्थियों को आमतौर पर शिक्षित बनाने के लिए जो किताब होते थे उनको गुरुजी पढ़कर सुना देते थे, और वो अपने याददाश्त के उनमें जो भी होता था वो सुनाते थे, और विद्यार्थी सुनकर उन्हें लिख लेते थे। और इस तरह क्या होता था, कई सारे लोग ना बिना किताब को पढ़े ही साक्षर बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पांडुलिपियां आखिर होती क्या है, इसको हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो पांडुलिपियां ने एक हाथों से लिखी हुई पुस्तक होती है जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं। और अगर इनके प्रयोग की सीमाएं होती थी, कुछ इसके यूजेस की कुछ सीमाएं होती थी, उसको देखते हैं हम। किताबों की जो बढ़ती मांग, उस टाइम क्या हो रहा था ना, क्योंकि लोग साक्षर होते तो किताबों की मांग बढ़ रही थी, परंतु हाथ से छापने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता था। तो इस वजह से क्या होता, किताबों की जो मांग बढ़ रही थी उस हिसाब से पांडुलिपियां पूरी नहीं हो पा रही थी। तो पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि जिस तरह से किताबों की मांग बढ़ रही थी उस तरह से। और नकल उतारना बेहद खर्चीला था, उनका नकल अगर उतारा जाए तो बहुत ही खर्च आता था उसमें, और समय अधिक लगता था, टाइम बहुत ज्यादा लगता था उसमें। और मांग पूरी नहीं हो पाती थी, मांग जितनी मांग थी उससे कम छपती थी। ठीक है। और मांग पूरी ना होना, ठीक है। और ये ना बहुत नाजुक होती थी, क्योंकि ना ये या जैसे कि मैंने अभी पिछले बताया ना, पिछले स्लाइड में, कि वो पत्तों पर लिखे जाते थे, उनको पत्थरों पर उनको तख्तियों पर जोड़ दिया जाता ताकि लंबे समय तक ये टिक सके, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती थी। तो इनके ला रख रखाव में भी बहुत मुश्किल सामना करना पड़ता था। इनके रख रखाव में लाने ले जाने में मुश्किल आती थी। इनको एक तो रखना बहुत मुश्किल होता था, अगर उसको यहाँ से वहां ट्रैवल करवाना है तो उसमें भी बहुत मुश्किल होता है, छपने में भी बहुत टाइम लगता है, हाथ से लिखवाने में बहुत टाइम लगता है, और जितनी मांग है उससे कम पूरी हो पाती थी। एक लंबे टाइम में एक छपती थी, और उसका जो नकल उतारने की बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा खर्च लग जाता था। तो ये कुछ ना प्रयोग की सीमाएं थी उसकी, और उपरोक्त जो समस्याएं हैं उसकी वजह से ना उनका आदान प्रदान भी बहुत मुश्किल होता था। और एक बात और, कि ये ना बहुत ज्यादा महंगे भी हुआ करते थे, इस वजह से भी जो इनके उपयोग की ना कुछ सीमाएं हुआ करती थी। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम देखते हैं मुस्लिमों ने मुद्रण संस्कृति को कैसे लिया। अभी तक हमने देखा कैसे मुद्रण आया, क्या क्या हुआ। अब हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने मुद्रण को यानी छपाई को की जो संस्कृति थी उसको कैसे लिया। तो 1822 में क्या हुआ था, जब फारसी में दो अखबार शुरू हुई थी जिनके नाम थे जामे जहांनामा और शमसुल अखबार। उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ था। दो अखबार शुरू हुए थे, पहला था जामे जहां और दूसरा था शमसुल अखबार। ठीक है, जिसमें ना एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ था जिसका नाम था बम्बई समाचार। गुजराती समाचार जो शुरू हुआ था उसका नाम था बम्बई समाचार। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार शुरुआत में दो जो अखबार थी वो छपे थे 1822 में फारसी में। ठीक है। और उत्तरी जो भारत था उसके जो उलेमाओं ने सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के उर्दू और जो भी फारसी अनुवाद थे ना छापने शुरू कर दिए। मतलब उन्होंने क्या किया कि लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी प्रेस को अपनाकर, और उन्होंने धर्म ग्रंथियों ने क्या करा कि जो भी उर्दू और जो फारसी अनुवाद था ना वो अनुवाद करके और उसको छापने लग गए। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, धार्मिक अखबार जो थे और जो गुटके थे वो भी निकाले। ठीक है। और देवबंद सेमिनार की स्थापना हुई 1867 में। ठीक है। और इस सेमिनारी में क्या हुआ था ना, कि एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार को लेकर हजारों हजार फतवे छापने शुरू किए। तो इसमें ये जो अभी तक हमने देखा कैसे उत्तरी भारत में आया प्रेस, शुरुआत में दो अखबार छपे थे, फिर फारसी अनुवाद करके छपने लग गए। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, देवबंद सेमिनरी की स्थापना हुई थी 1867 में। ठीक है। जिसके अंदर क्या हुआ था, मुसलमान के जितने भी जीवन था उसमें जितने भी सही आचार विचार होते हैं उसको लेकर ना हजारों फतवे छपने लग गए। ठीक है। तो इस प्रकार जो मुसलमान थे उन्होंने मुद्रण संस्कृति को अपनाया। अब हम देखते हैं कि जब प्रिंट आया तो उसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, महिलाओं ने किस तरीके से देखा प्रिंट को। तो जेन ऑस्टिन, ब्रांड बहने, जॉर्ज इलियट आदि के लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी। इन लोगों के लेखन को द्वारा क्या हुआ ना, नई नारी की परिभाषा जो थी वो उभरी, और जिसका व्यक्तित्व क्या हुआ, सुदृढ़ था, जिसमें
गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था। इसमें क्या था, उनका अपना दिमाग, अपना गहरी सूझबूझ के द्वारा इन्होंने वो लिखा था, ठीक है। और इसमें इनकी अपनी इच्छा शक्ति भी थी, राइट। तो महिलाओं की जिंदगी जो थी और उनकी जो भावनाएं थी, वो बड़ी साफगोई और गहनता से लिखी लिखी जाने लगी थी। उस टाइम क्या हो रहा था कि महिलाओं की जितनी भी भावनाएं होती थी, जो उनका लाइफ के बारे में ना बड़ी गहनता से, सफाई से लिखा जाता था उस टाइम। और फिर क्या हुआ, 1876 में क्या हुआ, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा अमार जीवन प्रकाशित हुई। ये एक आत्मकथा थी, अमार जीवन, वो प्रकाशित हुई 1876 में, ठीक। और फिर 1880 में क्या हुआ, ताराबाई शिंदे और पंडित रामबाई ने उच्च जाति की जो नारियां थी, उनकी दयनीय हालत पर रोष जाहिर किया। मतलब उनकी दयनीय हालत के बारे में बताया, जो उच्च जाति की महिलाएं थी। किन्होंने, ताराबाई शिंदे ने और पंडित रमाबाई ने। तो कुछ इस प्रकार क्या होने लग गया था, महिलाओं के ऊपर लेकर लेख लगने बनने लग गए थे, पुस्तकें छपने लग गई थी, आत्मकथाएं आने लग गई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, महिलाओं को और ज्यादा अधिक पता चल रहा था और वो ज्यादा सूझबूझ रही थी, उनकी इच्छा शक्ति हो रही थी उसमें, राइट। और फिर राम चड्ढा जो थे, उन्होंने औरतों को आज्ञाकारी बीवियां बनने की सीख देने से उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। और इन्होंने क्या लिखा, राम चड्ढा ने एक स्त्री धर्म विचार लिखा था, जिसमें कि कोई भी आज्ञाकारी अगर बीवी है, उसको बनने के लिए कौन कौन सी चीजें, उद्देश्य होना चाहिए, उसके बारे में लिखा। तो ये कुछ इस प्रकार जो किताबें थी वो छप रही थी महिलाओं के लिए, और महिलाएं कुछ इस प्रकार इन किताबों को देख रही थी, इन किताब जो थे वो छप रहे थे महिलाओं के लिए, ठीक है। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे वर्ड्स हैं, हम उसको देखते हैं, जो कि आपके बुक में भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि डायमंड सूत्र क्या है। तो 1868 ईस्वी में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, जैसे कि हम पिछले स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी डायमंड सूत्र। और वेलम क्या था, जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह। एक लेखन की सतह थी जो कि चमड़े से बनती थी, जिसको हम वेलम कहते थे। प्लाटेन लेट प्रेस छपाई में एक बोर्ड, जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। ये ना एक तरह से बोर्ड, एक बोर्ड होता था, जिसे क्या करता था, कागज के पीछे दबा देते थे और क्या करते थे, जो टाइप है उसकी छाप ली जाती थी प्लाटेन के तहत, ठीक है। और गैली धातुई फ्रेम क्या था, जिसमें ना टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। इसमें टाइप बिछा दिया जाता था और इबारत बनाई जाती थी, उसको हम कहते थे गैली धातुई फ्रेम। और गाथा गीत, तो लोक गीतों का ऐतिहासिक अखान्य, जिसे गाया या सुनाया जाता था। तो गाथा गीत की अगर हम बात करें, तो ये ना लोकहितों का एक ऐतिहासिक आखन्य होता था, जिसे गाया जाता था या सुनाया जाता था, इसीलिए उसको गाथा या गीत कहते हैं। गाथा मतलब बोलना, और गाया यानी गाथा यानी गाना, और गीत को सुनाना भी गाकर सुनाना, राइट। और हमारा नेक्स्ट आता है धर्म अदालत या फिर इंक्विजिशन आप कह लीजिए। तो विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था, यह ना एक रोमन कैथोलिक संस्था थी, जो विधर्मियों को, जो धर्म के अनुसार नहीं चलते, जो विधर्मी होते थे, उनको ना सजा देने के लिए एक रोमन कैथोलिक संस्था होती थी, या धर्म अदालत होती थी, आप ये कह लीजिए। कंपोजिटर, कंपोजिटर क्या होता था, छपाई के लिए इबारत कंपोज रखने वाला व्यक्ति। कंपोजिटर एक व्यक्ति होता था जो छपाई के लिए इबारत रखता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि हमें ऐसे तरीकों का उल्लेख करना है कि जिनसे मुद्रित किताबों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ी। ऐसी देखिए, अभी तक मुद्रण किताबें छप गई, हर चीज हो गई, महिलाओं के बारे में भी पता चल गया, पर ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई जिससे जो आम व्यक्ति था ना, उसकी भी पहुंच जो थी वो किताबों तक पहुंच गई, छपाई हुई किताबों के तक पहुंच गई। सबसे पहले जो मद्रास था, उसमें सस्ती किताबें जो थी वो चौक और चौराहा पर बेची जा रही थी, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो गरीब लोग थे ना, वो भी उन्हें खरीद सकते थे, क्योंकि वो चौराहों पर, चौक पर बेची जाती थी और सस्ते रेट में मद्रास में, राइट। और फिर जो सार्वजनिक पुस्तकालय होते थे, वो भी खुलने लग गए, सभी के लिए पुस्तकालय जो सार्वजनिक हुआ करते थे, उसमें कोई भी आ जा सकता था। और जो शहर, कस्बे तथा संपन्न गांव में खुलने लगे, जितने भी शहर थे, कस्बे थे, चाहे गांव क्यों ना हो, जो संपन्न हो, वहां पर भी सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लग गए थे। पुस्तिकाएं जो थी और जो निबंध थे, उनमें जातिगत भेद के बारे में लिखना शुरू हुआ, जाति के आधार पर कितने भी भेद हो रहे हैं उसके बारे में लिखा गया, जितने भी पुस्तकाएं थी और निबंध थे उनमें। और जो मजदूर थे, उनमें साक्षरता आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो भी पहुंच पाए किताबों तक। और नशाखोरी कम हो गई, उन लोगों के अंदर साक्षरता आई और जो नशाखोरी हो रही थी वो कम हुई।
राष्ट्रवाद का संदेश जो है वो आम आदमी तक पहुंच रहा था। राष्ट्रवाद का जितना भी संदेश था वो भी आम आदमी तक संदेश जो था राष्ट्रवाद का कि राष्ट्र के प्रति अपना प्रेम दिखाए, राष्ट्रवाद क्या है, इन सभी चीजों का जो संदेश था वो आम आदमी तक भी पहुंच रहा था। किताबें सस्ती मिल रही थी, इस वजह से क्या हो रहा था कि जो पुस्तकें थी ना, पुस्तकें, उसकी पहुंच जो थी वो आम जनता तक भी पहुंच पाई। नेक्स्ट ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गांधी जी द्वारा बोला गया है कि गांधी जी ने 1922 में कहा था कि जो मुद्रण संस्कृति है और जो आधुनिक दुनिया है उसमें वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब जितनी भी मुद्रण संस्कृतियां आ रही हैं, जो भी आधुनिक दुनिया आ रही है, उसमें वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रेस की जो आजादी है वो भी होनी चाहिए। प्रेस और वाणी यानी कि बोलने की आजादी सभी को होनी चाहिए और जो प्रेस की आजादी होती है यानी छपाई की जो आजादी होती है वो सबको होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेस के ऊपर आजादी ना हो, वो जो है वो उसी को प्रिंट कर सके जो सरकार बोलेगी। तो प्रेस के ऊपर ना किसी भी तरह की जो पाबंदी है वो नहीं होनी चाहिए और लोगों के पास वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बोलने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा है। ठीक है, और सामूहिकता की भी आजादी होनी चाहिए। और भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन तीन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज, खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले तो इन संकटग्रस्त आशदियों की लड़ाई है। तो उन्होंने ऐसे यहाँ पे बताया है कि ये तीन हमारे पास चीजें होनी चाहिए। ये उस टाइम की बात हो रही है 1922 की, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, इसकी आजादी होनी चाहिए। पर ये जो खिलाफत जो मुद्दा जो हो रहा था, लड़ाई जो हो रही थी, उन सबको क्या कर रहा था सरकार जो था वो ताकतवर औजारों के तहत क्या करना चाह रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी प्रकार गांधी जी कहते हैं कि ये ना संकटग्रस्त जो आशदियां हैं उसकी लड़ाई है ये ज्यादातर। तो गांधी जी के अनुसार हमें वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस की आजादी होनी चाहिए और सामूहिकता की भी आजादी होनी चाहिए, राइट। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। हमने देखा कैसे मुद्रण आया, मुद्रण में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, मुद्रण का अर्थ क्या होता है, भारत में मुद्रण कैसे आया, मुसलमानों ने मुद्रण को कैसे लिया, स्त्री जीवन में मुद्रा ने किस प्रकार रोल निभाया। और बाकी अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छी सी चीजें क्लियर हुई होंगी। और अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।